वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, ज़माना जो है वो मॉडर्न होता चला जा रहा है और जहाँ पर ज़माना मॉडर्न हो रहा है, समाज तरक्की कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, फिर डिजिटल करेंसी जो है उसके भी चर्चे हो रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस की। हाँ जी, मतलब आम तौर पर सारे बिटकॉइन को जानते हैं, दीगर जो हैं वो भी कॉइन्स मौजूद हैं और उनसे इतने लोग वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं कि जो ये अब काम कर रहे हैं, उनकी कमाई का, रोज़गार का ये ज़रिया है और पाकिस्तान में बड़े चर्चे हैं इसके। डिजिटल करेंसी को मुल्क में कानूनी हैसियत दिलाने के लिए कोशिशें भी शुरू की गई हैं, यहाँ तक कि बात अदालतों तक पहुँचाई गई है। हुकूमतों को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ये मामला वैसा नहीं है जैसा स्टेट बैंक सोच रहा है शायद, या फिर ये FBR की जानिब से कुछ खदशात हैं या SCCP के जो कुछ खदशात हैं। सिंध हाई कोर्ट ने FIA को भी क्रिप्टो करेंसी कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया है। किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई से रोका है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है जो हमने जानना और समझना है। स्टेट बैंक, SCCP और PTA, फिर IT और वजारत ख़जाना को 3 माह में कोई हल निकालने की हिदायत कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी हो उस पर पाबंदी से मुतालिक केस की जो समाअत है उसके दौरान वजारत ख़जाना ने अदालत को बताया कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक पता नहीं चल रहा कि ये करेंसी है या फिर कुछ और है। मतलब इसके हवाले से ही अभी अभाम जो है वो चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक सॉफ्टवेयर है ये कहा जा रहा है। ब्लॉकचेन के ऊपर बड़े सवालात हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं। इस पर अदालत ने क्रिप्टो करेंसी के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला किया है। तमाम लोग एक साथ बैठकर 3 माह में कोई हल निकालेंगे। वकार ज़का साहब, आप सब जानते हैं उनको, वो पटिशनर थे और वो ये कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने काविश की थी, वो खुद से अदालत गए थे और PUBG को उन्होंने अनबैन करवाया था। और कोई भी अगर कोई सोशल मीडिया के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो जिसका कोई हल निकालना हो तो वो अदालत का रुख कर रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो एक लीगल जंग लड़ना चाह रहे हैं। पहले स्टेट बैंक की जानिब से कुछ क्लियर नहीं था तो इसको इलीगल समझा जाता था। उन्होंने अदालत से फैसला लिया कि जो चीज़ इलीगल डिक्लेयर नहीं की गई वो तो लीगल होती है, तो ये चीज़ें उन्होंने हमें समझाई थी। खैर, वो जो फैसला है उस फैसले में जो वकार ज़का साहब ने कल ट्वीट किया और उसके अंदर फैसले का एक हिस्सा लगाया जिसमें अदालत ये कह रही है कि वी अप्रिशिएट द पैशन एंड विजन ऑफ द पिटिशनर इन अटेम्प्टिंग टू इंट्रोड्यूस दिस फॉर्म ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर, इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो ये कहा गया, लेकिन साथ ही ये कह दिया गया कि जो कमेटी, जो भी बातचीत हो रही होगी, डिस्कशन हो रही होगी, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कमेटी के मेंबर वकार ज़का साहब भी हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक, तो उस पर तो हम सवाल नहीं करेंगे, लेकिन उनसे बात करते हैं। चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार ज़का साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वकार भाई, ये बताइएगा, सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी ये क्या थी? अदालत ने जो फैसला दिया है उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इत्मीनान बख्श है ये फैसला कि अब आज़ादी से क्रिप्टो की खरीदो फरोख्त कर सकता है एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी? बहुत बहुत शुक्रिया मैंने तो आपके चैनल का मुझे बुलाने के लिए, और काफ़ी टेक्निकल मामला होते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस चीज़ को इस तरह हाईलाइट करने के लिए पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा एक तारुफ कराने का शुक्रिया। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट, पहली एक अलग सी मैं बात करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने एक फ्रॉड का केस आया है। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो खुदा के वास्ते आप ये नकली ग्रुप ढूंढ कैसे लेते हैं? टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे यहाँ पहुंच जाते हैं और वकार ज़का के नाम पर अभी एक बंदे ने लाख रुपए किसी को दे दिए मुझे। अच्छा, फ्रॉड हुआ वहां है, अब मेरा नंबर उसको मिल गया तो लाख रुपए मुझे भेज रहा है, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मैं कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। एक स्कूल खुलाया हुआ है, वो सिर्फ wakarzaka.net, ये एक वेबसाइट है, wakarzaka.net। इस पे जाकर, इसके अलावा कुछ भी और नहीं है, तो प्लीज किसी को पैसे मत दे। वहां सब्सक्राइब लिखा है, उसके अलावा मत दे। आप लुट फुट कैसे जाते हैं? कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जी, कोर्ट के हवाले से एक चीज क्लियर कर दूं मैं, इतनी भी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें, मुझे हीरो बनना हो तो मैं बोलूं वाह मैंने क्या काम कर दिखाया है। नहीं सर, देखें, कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा जल्दी ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में शायद कहीं से कोई बात निकली है तो वो शायद गलतफहमी का शिकार मीडिया हुआ है हमारा। ठीक है, ये हुक्म नहीं दिया गया कि आपने रेगुलेट करना ही करना है। ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है, ये नहीं है। सिर्फ इस पूरे फैसले में जो जबरदस्त तरीन चीज हुई है कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक और जितने लोग थे ये पहले जवाब हमें नहीं देते थे, आम पाकिस्तानी को नहीं सुनते थे। आप ईमेल करें, खत लिखें, तो वहां उनको सुनने के बाद जो ऑनरेबल जस्टिस साहब है उन्होंने ये कहा कि अगर
आपके पास बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, तो इसके ऊपर FIA क्या कहता है? तो मैंने उनको वो FIR दिखाई कि सर मुझ पे कोई FIR नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात पे अरेस्ट किया जाता है अगर उनके पास बिटकॉइन माइनिंग मशीन है या बिटकॉइन है, तो इसके ऊपर तो नहीं आप कर सकते ना इस तरह। तो उसके ऊपर सिर्फ जो अच्छी खबर ये है कि अगर आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, बिटकॉइन माइनिंग मशीन लगी है, तो अब आपको FIA सिर्फ इस बात पे हरासा नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप जो है इसका कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर, देखें अब खबरों में लिखा हुआ है कारोबार करने वालों को हरासा नहीं किया जाएगा, नहीं, वो गलत बात है। शीशा जैसे हुक्का पीना जो है घर पे पीने पे शायद कोई पाबंदी ना हो, लेकिन उसका कारोबार करने पे पाबंदी है और पकड़ दकड़ होगी। तो अभी भी हमारे लिए क्लियर वो चीज नहीं हुई। 3 महीने मुझे मिले हैं कि 3 महीने में मुझे और मेरे ऊपर प्रेशर पड़ गया कि मुझे कन्विंस करना है इस पूरे बड़े जो हमारे सब फाइनेंशियल सेक्टर के बड़े हजरात हैं कि ये चीज होनी चाहिए। जी अच्छा वकार साहब, SECB की गैर मुनज़्ज़म एक्सचेंज बाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है और PTA के जरिए इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि VPN इस्तेमाल ना हो सके, तो इस पर आप क्या दलील रखते हैं, किस तरह से आप इसके लिए कायल करेंगे? जी पहली बात तो ये कि बिल्कुल उन्होंने ये बात कोर्ट में कही थी और एक कंफ्यूजन ये भी चलाई गई थी कि जिस तरह PUBG को बंद किया गया है इसको भी बंद किया जाए। तो लोग जो है वो बाइनेंस से जाकर पूछ रहे होते हैं कि आप बताएं बंद तो नहीं हो रहे, तो उनको PTA बताएगा तो नहीं कि हम तुम्हें बंद कर रहे हैं, ये तो PTA से पूछना है आपने। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की अदालत में कि देखें मैं कोई वकील नहीं हूं बाइनेंस का या ओकेस का या किसी का, लेकिन ये PUBG की तरह गेम नहीं है, ये बंद होगा तो लाखों रुपए लोगों के खराब होंगे और VPN से भी नहीं चलने का इम्कान, तो वो एक बहुत लोगों को लग रहा है शायद हम VPN चला लेंगे। तो मसला ये था, मैंने उनसे कहा कि अगर खुदा के वास्ते आपने ऐसे करना है तो पहले उन एक्सचेंजेस को एक लेटर लिख दें, 90 दिन का टाइम दे दें और उनको बोले पाकिस्तान दफ्तर यहाँ के खोल लें, यहाँ के बुलाएं, ये रेवेन्यू आएगा। मैं ये नहीं कहता कि जी सिर्फ वकार ज़का का एक्सचेंज खोल दें, इनको बंद कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार चल रहा है। लेकिन अभी ये देखें PTA की तरफ हमें बहुत देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ देखना पड़ेगा कि कभी भी इन एक्सचेंजेस के साथ अगर कोई इस तरह की बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बैन कल्चर ऐसा है, पता नहीं चलता, हो सकता है आप और मैं भी बैन हो जाए। हाँ जी ठीक है वकार भी ये बताइएगा, स्टेट बैंक और SECB का बुनियादी एतराज क्या था और उस बुनियादी एतराज पर वकार ज़का को बुनियादी एतराज क्या है? देखिए मेरा ये एतराज है कि जो पार्लियामेंट है, जब तक हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिनका काम है कानून साजी, पॉलिसी मेकिंग, उन्होंने जब इस पे कुछ बात ही नहीं की, तो ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना, पूरी दुनिया में जब इस पे काम हो रहा है, 9 to 5 बैठ कोई जॉब नहीं करनी पड़ेगी, हमारी खवातीन घर बैठ के पैसे कमा सकती हैं और बहुत सारे लोगों को किसी को रिपोर्ट नहीं करना, किसी बॉस के आगे झुकना नहीं है, कोई अपना काम नहीं लगाना कि यार मुझे प्लीज काम तो दे दो, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। तो इतने अहम शोबे को जिसमें दुनिया भर काम करके पैसे बना रही है, तो पाकिस्तानी हुकूमत जब तक इस पे नहीं बोल रही तो स्टेट बैंक की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर स्टेट बैंक और अब ये लोग है, अब देखें अब इनके साथ जो बातचीत हमारी होनी भी है वो ये होनी है कि किस तरीके से हम इस चीज को लीगल कर सकते हैं। लेकिन स्टेट बैंक को थोड़ा सा नरम गोशा रखना चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी को नरम गोशा रखना चाहिए। मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ने तो नहीं आ रहा, मुझे अगर काम करना, मैं दुबई, अगर मेरे साथ ज्यादा बात हो तो मैं दुबई जाके बैठ जाऊं या किसी और मुल्क से काम शुरू कर दूं। पूरी कौम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस तरह हमारी कौम से अपॉर्चुनिटी छीन नहीं सकते। सही है। अच्छा वकार साहब, इस फैसले से पहले तक होने वाली जो गिरफ्तारियां हैं उनके बारे में बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि FIA साइबर क्राइम की जो क्रिप्टो माइनर्स और क्रिप्टो होल्डर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का इस्तेमाल करते हुए 1947 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, तो अब गिरफ्तारियों की क्या हैसियत है, क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा, क्या उस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। देखिए जब तक कंप्लेनेंट मौजूद नहीं है तो सू मोटो तो FIA साइबर क्राइम नहीं ले सकता। FIA साइबर क्राइम में जिस तरह हर जगह पर मीडिया में भी हर जगह कुछ लोग सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, तो FIA साइबर क्राइम ये नहीं कर रहा। कुछ खास ऐसे इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी इंक्वायरी जो है लाहौर के खुद FIA साइबर क्राइम ने खोली है, वो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसी क्या स्टेट बैंक के इसी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करके जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है अब वो दोबारा अपील कर सकते हैं कि भाई हमारी बिटकॉइन माइनिंग मशीनें वापस दो, हमारे आपने बिटकॉइन अगर नहीं है तो वापस दो, क्योंकि बिटकॉइन लेकर ये FIA के जो इंस्पेक्टर है उसकी जेब में क्या कर रहा है, बिटकॉइन की माइनिंग मशीनें रखी हुई है, तो ये वापस उनको खुद ही वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए FIA एक बड़ा जबरदस्त इदारा है, उसका नाम खराब कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है वकार भाई, एक अहम चीज़ ये तो हो गई, टेक्निकल बातें सारी साइड पर हो गई, जो अदालती फैसला था उसके ऊपर हमने बात कर ली। अब चंद लोग इस पे अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, ख़वातीन घर में हैं, वो इस पर जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, कम अज़ कम 40-50 हज़ार रुपया तो मैंने सुना है कि लोग निकाल लेते हैं इससे, और ये पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर इतने पैसे कमा लेना जितने जैसे हालात हैं, ये भी बड़ी बात है। लेकिन
अब कन्फ्यूजन है, जो लोग USDT खरीदते हैं, जिसको आम फहम जुबान में ये कहते हैं कि वो डॉलर खरीद के अपनी एक्सचेंज में डालना चाहते हैं या फिर उससे खरीदना चाहते हैं कोई कॉइन, अब USDT का कारोबार तो हो नहीं सकता, P2P पर भी जो पर्सन टू पर्सन है उस पर भी पाबंदी है, तो किस तरीके से कोई आम आदमी USDT खरीद सकता है? अच्छा देखें, ये वही वाली बात है कि मैंने अगर USDT खरीदने हैं और मैं इसका बिजनेस नहीं कर रहा, मैं इसका एक्सचेंजर नहीं हूं, ठीक है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है या मेरा जो फेसबुक ग्रुप है मैं उस पर USDT की बाई सेलिंग नहीं कर रहा, मैं मनी एक्सचेंजर नहीं बना हुआ, तो अब तो खैर है, आप P2P पे गए, आपने किसी से खरीदा, ये कोई कानूनन जुर्म नहीं है, ठीक है। आपने हक हलाल पैसे से अगर आप खरीद रहे हैं या आप विड्रॉ कर रहे हैं, वो जो बंदा इसका बिजनेस कर रहा है उसको FIA पकड़ सकता है, क्योंकि वो मनी चेंजर बन गया ना, मनी चेंजर का लाइसेंस नहीं है उसके पास। तो फिर वही बात है कि आप बाहर से कोई कीमती चीज लेकर आते हैं, जैसे अगर आप मेटावर्स की कोई ऑक्यूलस लेकर आते हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं जिसपे पाकिस्तान पे कोई कानून नहीं है, तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसको बेचने के लिए जहां से जो लाइसेंस लेना पड़ता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से कंपनी का, वो इनको नहीं मिला हुआ। तो जितने मनी जो एक्सचेंजर है जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, भाई देखिए माजरत के साथ आप लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी और आपके सारे रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है, और उनके साथ वकार ज़का भी नहीं खड़ा होगा। मैं क्या उनके साथ खड़ा, मैं इसलिए नहीं हो सकता उनके साथ क्योंकि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के कानून जो है ना बहुत सारे है, टेरर फाइनेंसिंग, देखिए चोरी की गाड़ी होती है ना, आप फर्ज करें मैंने USDT खरीदा, मैं लोगों को बताना चाहूंगा आप जिससे भी खरीद रहे हैं KYC AML जो FATF के कवानीन है उसको देखते हुए प्लीज ID कार्ड ले लिया करें। ठीक है, आप ठीक है वकार भाई, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये भी दावा किया था कि क्रिप्टो करेंसी के तहत पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर सकता है, पाकिस्तान का एक अपना कॉइन हो, पाकिस्तान की रियासत उसको ऑन करे। वेनेजुएला की आप मिसाल भी देते हैं कि वहां पर हमने हालात कुछ ऐसे देखे थे। टेनअप एक कॉइन भी है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। आप कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर एक ट्वीट कर देना तो उससे ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ये जरा हमें समझाएं, कर्जा कैसे उतर सकता है? देखिए जिस तरह बाइनेंस है, बाकी एक्सचेंजेस हैं, हमने टेनअप का एक एक्सचेंज बना के, और ये गौर कीजिएगा मैं ये कह रहा हूं कि मैं हुकूमत को अदालत में भी ये मैंने कहा है, मैं गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं अपने पैसे नहीं बनाना चाहता, उसका जो रेवेन्यू है वो हुकूमत में जाएगा, हम सिर्फ टेक्निकली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम, जैसे ईदी ट्रस्ट है, अब ईदी साहब ने इतना बड़ा काम किया, हम टेक्नोलॉजी में भी तो आपको कोई ऐसा ईदी चाहिए ना जो बनाकर अपना सॉफ्टवेयर हाउस ना चमकाए बल्कि कॉम के लिए वो चीजें दे दे। इस वक्त सारे सॉफ्टवेयर हाउस तो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो हुकूमत को तो कुछ देते नहीं है, तो हमने वो एक्सचेंज देने, और फिर हुकूमत कहती है कि जी अगर हमने अपनी कोई चीज लॉन्च करनी है तो मैं चाहता हूं सिंध का भी कॉइन लॉन्च हो, पंजाब का भी हो, सरहद का भी हो, ये डिजिटल एसेट के तौर पे बाइनेंस, ओकेज और बड़े एक्सचेंजेस पे जाए, तो टेनअप बिल्कुल रेडी है और इसको हुकूमत के लिए बनाया है। जो लोग कह रहे होते हैं कि यार वकार ज़का इसका तो फायदा आपको, इसका वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मेरे पास उसके पैसे नहीं आ रहे, अगर उसका मार्केट कैप $1 बिलियन है तो वो ये दिखा रहा है कि अवाम का पैसा लगा हुआ है, अवाम खरीदो कर रही है, वो वकार ज़का की जेब में नहीं आ रहा पैसा, तो ये हुकूमत के लिए एक गिफ्ट है। अगर अभी भी इमरान खान मुझे अलाउ कर दें तो ये IMF से हम हमेशा के लिए जान छुड़ा लेंगे। क्या बात है, बहुत बड़ा दावा है। वैसे वकार भी लोग पंप और डंप के बारे में भी चाह रहे थे कि हम आपसे पूछें, लेकिन उसके लिए हम उनको यही कहेंगे कि वकार ज़का प्राइवेट ग्रुप पे जाएं, वहां पर उनको तमाम नहीं, मैं बता देता हूं, नहीं जी नहीं, मेरा कोई मैं बताऊं, वो जो प्राइवेट ग्रुप का भी चक्कर है वो कोई ऐसा नहीं है कि जी उसमें कोई बहुत राज की बात बताते हो, वो तो सिर्फ एक क्रिप्टो एसोसिएशन का काम कर रहा है, जैसे बिल्डर एसोसिएशन है, जैसे अगर आप हमारी, तो मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि सिर्फ क्रिप्टो, मैं समझ गया कि कीमत ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। देखिए इसके लिए सब मुख्तसर बात ये कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में ना आपने दो चीजों पे नजर रखनी है, आपने गूगल करना है विजडम ट्रस्ट फॉर स्पॉट BTF स्पॉट BTC ETF, ये बड़ा टेक्निकल एक मैं बात कह रहा हूं, एक विजडम ट्रस्ट कंपनी है, 11 दिसंबर को उसको मिलने वाला है बिटकॉइन का ओरिजिनल ETF, अभी फ्यूचर का मिला, उसका कोई काम नहीं है, उसका बिटकॉइन खरीदने से कोई नहीं है। अगर इस कंपनी को अगर मिलने लग जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन USA से, तो फिर बिटकॉइन $1 लाख से ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर ये नहीं मिलता तो इस तरह कोई टेक्निकल एनालिसिस के जी अभी राइजिंग वेज बन रहा है 4 आवर्स में और 62 की सपोर्ट है, अगर ये टूट गया नीचे आएगा, लोग परेशान होते हैं, कहते हैं भाई ये बता दो बस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये इतने टेक्निकल में नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो ठीक है, अभी हम ये बता देते हैं कि $63,000 पर है और $1 लाख पर जा सकता है दिसंबर 11, जो है वकार ज़का साहब हमें बता रहे हैं। वकार भी बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बड़ा अहम मामला है, मामला जो इतने टेक्निकल हैं अभी पाकिस्तानियों को समझ भी नहीं आ रहे, अदालत में लेके जा रहे हैं, देखते हैं कि 3 महीने में
क्या उसका हल निकलता है, लेकिन लोग इससे कमाई खैर पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि आपके घर में ख़रीद के रखने पर प्रॉब्लम नहीं है या अपने इस्तेमाल के लिए उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कारोबार नहीं कर सकते। फिलहाल कारोबार के ऊपर पाबंदी है, लेकिन 3 माह के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा कि पाबंदी रहती है या फिर उम्मीद करते हैं कि हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलेंगे, बच्चों की परवरिश पर कुछ बात करेंगे, लेकिन बच्चों की परवरिश जिसने करनी है, जो सबसे अहम किरदार है वो माँ का है। उस माँ के ऊपर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जिस्मानी हालत कैसी है, जहनी हालत कैसी है, क्या वो रिलैक्स्ड है कि नहीं है, तो फिर अगली नस्ल जो है वो भी उसके तमाम असरात अगली नस्ल पर भी हो रहे होते हैं, जैसी माँ की जहनी कंडीशन खास तौर पर। लेकिन हम लोग इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान देते नहीं है कि माँ की सेहत कैसी है, वो चाहे जहनी है चाहे जिस्मानी है। हम ये समझते हैं कि बस माँ का काम यह है कि बच्चों की परवरिश करना, नशोनुमा करना, उनको पालना संभालना, खिलाना पिलाना। मतलब हम लोग ये चीज़ हमें इस चीज़ का शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि माँ का खुद सेहतमंद होना बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है, ख़ास तौर पर परेशानियों और तफक्कुरात से उस दूर करना है। एक तहकीक जो है वो आपसे शेयर करते हैं, मालूम हुआ है कि माँ का दिमागी तनाव और पेचीदगियाँ अगली बल्कि उससे अगली नस्ल तक भी मुंतकिल हो सकती हैं। तो ये एक तहकीक है जिस पर हमने बात करनी है। माहिर नफ्सियात मैरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। मैरी, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। ये हम तो इंटरेस्ट ही नहीं होता हमने तो बच्चों की खुराक देखनी होती है, अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर भी रहे हों तो माँ की जहनी हालत कैसी है, इसका असर बच्चों पर डायरेक्टली उससे अगली नस्ल पर भी हो सकता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान की बात है या उसके बाद की भी बात है? अच्छा, अब देखो, आपने कहा योरसेल्फ इन द रिसर्च, ये सिर्फ एक रिसर्च नहीं, इस तरह की कई रिसर्चेस जो एनिमल्स पे की गई हैं, जिसके अंदर माइस इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर वर्म्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर चिंपैंजीज इन्वॉल्व हैं, कि उनके जेनेटिक टेस्ट जब किए गए तो ये देखा गया कि अगर उनको एज माइल्ड एज एक वर्म को आप ज़्यादा देर सनलाइट के अंदर रखते हैं और जिसकी वार्मथ की वजह से उसको स्ट्रेस मिलता है, वो उन्होंने देखा कि वो नेक्स्ट 2 जनरेशन्स तक जो है वो अफेक्ट करती है वो चीज़। इसका मतलब है कि एज माइनर एज दैट, अब ऑब्वियसली हम इतने भी सेंसिटिव नहीं हैं, लेकिन वो स्पीशी टू स्पीशी डिफ़र भी करता है। लेकिन स्ट्रेस जो है ये किस तरीके से जनरेशन्स को अफेक्ट कर सकता है, ये रिसर्चेस हमें बताती हैं। ये पढ़ते हुए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट मेरे जहन में आया कि आज के दौर के अंदर हम कहते हैं कि आजकल तो हर किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन है, और हम कहते हैं कि ये आज का कोई मसला है, ये शायद टेक्नोलॉजी का मसला है, ये शायद मीडिया का मसला है, ये शायद आज की डाइट का मसला है। ये रिसर्चेस हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये आज का मसला नहीं, ये हम मेरे से पीछे 3 जनरेशन्स का मसला है। अगर मेरी जनरेशन या आपकी जनरेशन या हमसे आगे जनरेशन जो आ रही है, हमें लगता है कि इनमें प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम उनमें नहीं है, असल प्रॉब्लम उनसे 1, 2, 3 जनरेशन पहले की प्रॉब्लम है ये। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेनेटिक रिसर्च जो है वो आपको ये बता रही है, ये आपको वो प्लेट पे रख के दे रही है कि भाई अगर आप अपने आप को स्ट्रेस, साइकियाट्रिक इलनेस से अपने आप को मैनेज करना और बचाना सीख लेते हैं, तो आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि आप अपनी आने वाली 3 जनरेशन्स की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मेरी एक अहम सवाल, जैसे हमजा ने कहा कि ये प्रेगनेंसी में ही क्या होता है, तो फीमेल्स वैसे भी मूड जो है उनके स्विंग्स होते रहते हैं, डिफरेंट किस्म की वो फेजेस में जाती हैं, वो भी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, या फिर जो घर का माहौल होता है, आप किसी भी किस्म के प्रेशर में होते हो, इन लॉज की वजह से, हस्बैंड की वजह से, या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं, या मूड स्विंग्स जो हैं बच्चों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, और किस अंदाज में असरअंदाज हो सकते हैं, या बच्चे कितने अफेक्ट हो सकते हैं? अच्छा, ये 2 चीज़ें हैं ना, एक एनवायरनमेंट हो गया और दूसरा जेनेटिक्स हो गया दोबारा से, या बायोलॉजी होगी जिसमें आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मे बी अ केमिकल इम्बैलेंस। एक केमिकल इम्बैलेंस जो है वो आपके मूड को अफेक्ट कर रहा है, आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है मे बी, लेकिन उसके बावजूद आपका मूड इफेक्ट हो रहा है, आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो चाहे प्रेगनेंसी की वजह से है, वो चाहे मंथली साइकिल्स की वजह से है, या अदर स्ट्रेसर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर जो है वो आपके बॉडी में एक हार्मोन कॉल्ड कोर्टिसोल, उसको जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा। अब कोर्टिसोल इंक्रीज़ होने की वजह से स्ट्रेस तो है ही ज़्यादा, वो तो स्ट्रेस की वजह से ही हुआ है, कोर्टिसोल आपको ओबेसिटी की तरफ भी लेकर चला जाता है, आपको डायबिटीज़ की तरफ लेकर चला जाता है। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम इन्वायरमेंट प्लस बायोलॉजी दोनों के साथ आप इसको अपने अंदर जो है वो इनग्रेन कर सकते हैं। अब बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, एक बहुत पॉपुलर रिसर्च इन द 1960s बाय बेंडूरा, उसके अंदर उन्होंने ये टेस्ट किया और एक्सपेरिमेंट किया
कि जब बच्चों को आप एग्रेशन से एक्सपोज करते हैं तो देयर इज़ अ 99.9% चांस कि बच्चा वो चीज़ इमिटेट करेगा और उसको अडेप्ट करेगा। उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे देखा गया कि लड़कियां जो थीं वो ज़्यादा वर्बल एग्रेशन को पिकअप करती हैं और लड़के जो हैं वो ज़्यादा फिजिकल एग्रेशन को पिकअप करते हैं। अगेन उसके अंदर थोड़ा सा कल्चरल सेटअप भी है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर फिजिकल एग्रेशन है तो वो अप्रिशिएट किया जाता है एक आदमी में या लड़के में, और लड़की क्योंकि फिजिकली इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकती बिकॉज वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो वर्बल चीज़ें पिकअप करना शुरू कर देती है। तो ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन इज़ द नंबर 1 थिंग जिससे बच्चा सीखता है। इसलिए अगर फॉर एग्जांपल देखें, ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी जो है वो एवरी डे कांट बी अ गुड डे। हर रोज़ आप खुश नहीं हो सकते, आपको स्ट्रेस होगा, आप मुश्किल से गुजरेंगे। पॉइंट ये है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, आपका एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस किसी के लिए पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा बन सकता है, स्पेशली एक बच्चे के लिए जो कि एक वल्नरेबल स्पीशी है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है और वो जो कुछ आप उसको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, वो उसको पिकअप कर। अच्छा, न्यू बॉर्न जो होता है, नौज़ायदा बच्चा जो होता है, बिल्कुल अभी छोटा बच्चा है, क्या वो भी इन चीज़ों को फील करता है कि पेरेंट्स की समटाइम लड़ाई भी हो रही है घर में या कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है घर में, माहौल में, तो क्या वो भी बच्चा भी उसको पिक करता है? और फिर माँ का उसमें रोल क्या होना चाहिए? क्या माँ उन सारी चीज़ों को भुला के किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रह सकती है कि बच्चे के ऊपर वो माहौल या वो चीज़ें असरअंदाज ना हो सकें? छोटी सी देखिए ना मिसाल है, अगर आप बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके अराउंड अगर शोर करेंगे, उसके सामने अगर एक ऐसी हम सोचते हैं कि एक डरावनी शक्ल जो है, वो बच्चे को कैसे पता चलता है कि ये स्कैरी है या ये अगली है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एवोल्यूशन के थ्रू, जेनेटिक्स के थ्रू हमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होती है वो हमारे अंदर। एक बच्चा, हम पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि वो तो बच्चे थे, उनको समझ नहीं होगी शायद। एक बच्चा जो है वो 3 महीने का होता है जब वो चीज़ें एक्चुअली पिकअप करना स्टार्ट कर देता है। आप ये छोटी सी मिसाल जो देने लगी थी वो ये थी कि अगर माँ बाप की लड़ाई हो रही है, बहन भाई की लड़ाई हो रही है, बच्चा अगर ऑब्जर्व करके एकदम से रोने लग जाता है, उसका एक रिएक्शन है, दैट मीन्स कि उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, डिस्टर्ब कर रही है। सो दैट मीन्स कि नेचुरली हमें ये पता चल जाता है, दिस इज़ एन एविडेंस कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उसको समझ आ रहा है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। अगर आप उसके सामने खेलेंगे वो हंसेगा, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा एक, और अगर आप उसके सामने एक नेगेटिव चीज़ करेंगे तो वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, So, मेरी बहुत शुक्रिया, सुबसरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि बच्चा सुन रहा है या बच्चा देख रहा है, तो वो लड़ाई के दौरान भी माँ बाप खास देख लिया करें कि बच्चों के सामने लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहते हैं कि छोटे बच्चों के सामने ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जैसी आदत हम उनकी बना रहे होते हैं वैसी आदतें बच्चों की बन रही होती हैं। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, माओं का ख्याल रखिए ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके, अगली नस्लों का माएँ जो हैं वो सेहतमंद होंगी जहनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तभी वो एक ऐसे बच्चे को या ऐसे परवान को चढ़ा सकती हैं ख़ानदान को जो कि हेल्थी होगा, जो कि हर तरह से कंप्लीट होगा। बिल्कुल ऐसे। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस। सुबह